हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जी मितेश पवार। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एसएससी एफआर एग्जाम में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करें। इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। जैसे एसपीएल का फॉर्मेट फिक्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फिक्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फिक्स है, वैसा यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं होता। इवन तो यहाँ पर तो आंसर भी हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। तो अब इसमें क्या करें? हम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक मैंने गाइडलाइन से तैयार करी कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए आपको, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। चलिए तो आते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा है। जब भी आप ड्राफ्ट करोगे, आपने क्या करा? सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए रेशोज। क्या करे आपने? रेशोज कैलकुलेट करे। तो रेशो का कंपैरिजन करना चालू करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन की, जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनियां हैं, तो कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स का ग्रॉस मार्जिन कितना है और कंपनी वाई का ग्रॉस मार्जिन कितना, फिर क्या बताओगे? ये ज्यादा क्यों है, रीजन बिहाइंड दैट। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ज्यादा आ रहा है किसी कंपनी का और किसी कंपनी का कम क्यों आ रहा है। तो उसका रीजन आपको बताना होगा। और आपको यह बताना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये तीन पॉइंट आपको हर रेशोज के साथ में बताना है। और मान के चलो एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 रेशोज पूछे, फिर लास्ट में क्या करना है? लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मतलब ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। और अगर फ्यूचर के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन है कुछ, तो फ्यूचर से रिलेटेड कंपनी और क्या कर सकती है, तो ये आप ओवरऑल कंक्लूजन में बताओगे। आप अगर चाहो तो उसमें सजेशन भी दे सकते हो कि कंपनी को क्या करना चाहिए। मान के चलो किसी का जीपी रेशो कम आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? कॉस्ट पर कंट्रोल लगाना चाहिए। कॉस्ट पर कंट्रोल अगर वो लगा लेगा तो उसका जीपी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या कर सकता है कॉस्ट कंट्रोल कैसे? जैसे अभी हम बाय कर रहे हैं किससे? रिटेलर से हम होलसेलर से बाई करते हैं, तो हम चाहेंगे ना कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली हम बाई कर लें। तो उससे क्या हो जाएगा? हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स मिलेगा, यानी कि और चीपर प्राइस पर हमें गुड्स अवेलेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैंने लिख लिए पॉइंट, देखो क्या है। ऑलवेज राइट आंसर इन द पॉइंट्स, आप पॉइंट्स में दोगे आंसर। एग्जाम्पल फॉर्मेट, ये एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है देखो। ये बोल रहा है रेशो कंपैरिजन। सबसे पहले क्या करोगे? रेशो कैलकुलेट करने के बाद रेशो कंपैरिजन करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड फ्रॉम X% टू Y%। जैसे ईयर ऑन ईयर अगर ये कर रहे कंपैरिजन, तो क्या बोल रहा है ये? X% से Y%, मतलब 20% से 15% पर आ गया जीपी रेशो। तो कम हुआ तो कम हुआ, रीजन बताना। अब सेकंड पॉइंट क्या बताना है? रीजन, ये कम क्यों हुआ। तो देखो पॉसिबल क्या हो सकता है। ग्रॉस मार्जिन फेल बिकॉज मटेरियल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज। मटेरियल या प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। आर द कंपनी शिफ्टेड टू लोअर मार्जिन प्रोडक्ट। और क्यों हो सकता है कि हमने क्या कर दिया? हमने शिफ्टिंग कर दी, जहां पर लो मार्जिन होता है ना, उन प्रोडक्ट में हम शिफ्ट हो गए, या हमने सेल प्राइस बढ़ा दी, कुछ भी हो सकते हैं रीजन। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आपका मार्जिन कम हो जाएगा? तो लेस प्रॉफिट इज अवेलेबल। देखो जीपी अगर कम हो गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, और नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो क्या आप जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने वाले, क्या उसको कवर कर पाओगे? तो देखो क्या बोल रहा है। लेस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू कवर ओवरहेड्स, पुटिंग प्रेशर ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और इसका प्रेशर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। ओवरऑल कंक्लूजन, अब वैसे तो ये ओवरऑल कंक्लूजन कब देना है आपको? पूरे क्वेश्चन के एंड में, मतलब सारे रेशोज को कंसिडर करते हुए आपको ये ओवरऑल कंक्लूजन देना है। जैसे मान के चलो अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर जीपी रेशो, फिर ऑपरेटिंग, फिर नेट प्रॉफिट रेशो, उसके अलावा गियरिंग रेशो, कैश रेशोज, और ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री इन्वेंट्री डेज, ये सब निकालने के बाद आपको ओवरऑल कंक्लूजन देना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम ये ऐसा मान लेते कि एक ही रेशो कैलकुलेट करना था, ठीक है, इसलिए हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रही है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोलता है? द फॉल इन द ग्रास ग्रॉस मार्जिन शोज राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोल रहा है? ये जीपी को देखकर, जीपी रेशो को देखकर हमें यह लग रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, राइज हो गई है। एंड वीकिंग द कॉस्ट कंट्रोल, और हमारा कॉस्ट कंट्रोल है ना, वो वीक हो चुका है।
द कंपनी मस्ट इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब सजेशन दे रहे हैं कंपनी को क्या करना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए अपनी प्राइसिंग को टू रिस्टोर प्रॉफिटेबिलिटी को। या तो अपनी प्राइस बढ़ा दो क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर नहीं कर पाओगे अगर ऐसा रहा तो हम क्या कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, सच बोलूँ ना, हम बिजनेस केस स्टडी कर रहे हैं। हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस को लिंक कर रहे हैं यहाँ पर रेशोज के साथ में कि एक बिजनेस में क्या हो रहा है और हमने उसमें क्या समझा, और ये हम एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर है तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं ना कि अगर मेरा आंसर जो मैंने लिखा है वो आपने भी लिखा होगा। हर बच्चे का आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वहाँ तो सबकी बैलेंस शीट सेम आना है, सेम फिगर आएंगे सब सब जगह। ठीक है, तो चलो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, हाउ टू राइट द आंसर, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। चार चीजें लिखी, एक और ऐड कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे रेशियोज को। दूसरा, उसको कंपैरिजन करोगे। तीसरा, रीजन बताओगे। चौथा, इम्पैक्ट बताओगे, उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और लास्ट में क्या करोगे, ओवरऑल कंक्लूजन दे दोगे। बस ये 5 स्टेप मॉडल आप फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। पॉसिबल रीजन ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, अब मैंने कुछ ये पॉसिबल रीजन से बताया, इसका मतलब क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो है ना, कुछ तो रीजन हो गए ना। तो बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं, हमें पता है वो। जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ मुझे। कॉस्ट बढ़ जाना, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस्ट बढ़ जाना, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल से इंक्रीज हो गई, हमें डिस्काउंट ना मिलना, हम से जो सेल्स कर रहे हैं वो सेल प्राइस कम कर देना, या सेल पर ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट दे देना, या हमारा सेल्स मिक्स चेंज हो जाना। तो ये पॉसिबल क्या है, रीजंस है। चलो देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इफ मार्जिन फॉल्स, अगर फॉल होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, या यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो सकता है या नेट प्रॉफिट भी, क्योंकि मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिखा है हेडिंग। हायर कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है तो आपका मार्जिन फॉल्स हो जाएगा। डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर, अगर आप डिस्काउंट देते हो, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन करते हो, है ना, आउटडेटेड इन्वेंट्री हो जाती है तो उसको रिटर्न डाउन कर देते हो। चेंज चेंज इन सेल्स मिक्स, इफ इनएफिशिएंसी या वेस्टेज हो जाना, तो इस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। इफ मार्जिन इंक्रीज, मार्जिन इंक्रीज के रीजन क्या हो सकते हैं, आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, मतलब क्या हो सकता है, देखो, आप बेटर तरीके से क्या कर रहे हो, गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो मतलब परचेस कर रहे हो, या अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया है। आप सेल्स कर रहे हो तो प्रीमियम प्राइस पर सेल कर पा रहे हो गुड्स को, अच्छी क्या कर पा रहे हो आप, मार्केटिंग अच्छी करके उसको हायर प्राइस पर सेल कर पा रहे हो। बेटर प्राइसिंग, बेटर परचेसिंग, लोअर ओवरहेड, कॉस्ट कंट्रोल मेजर आपने लगा के रखे हैं, तो ये पॉसिबल रीजंस है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये थोड़े एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना, और अपने थोड़े अपने तरफ से कुछ ऐड कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले आपको ये तैयारी होना चाहिए आपकी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो में क्या आएगा, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज। अब इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, तो रीजन क्या हो सकता है इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होने का, बताओ। आपकी जो इन्वेंट्री वो पुरानी हो चुकी है, एब्सोलेसेंस, इन्वेंट्री एब्सोलेसेंस, आउटडेटेड हो गई इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री ही स्लो मूविंग है, मतलब फास्ट मूविंग इन्वेंट्री नहीं, आपकी कैसी है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, बहुत टाइम लगता है आपकी इन्वेंट्री सेल होने में। और क्या हो सकता है, इन्वेंट्री आपने बहुत ज्यादा परचेस कर ली, बल्क में परचेस कर ली। बल्क में परचेस करोगे तो सारी तो एक साथ सेल नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेंट्री डेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम है और आप बनाए जा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आपकी इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो जाएंगे। चलो, तो ये हो गए इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉइंट। रिसीवेबल डेज इंक्रीज, क्योंकि हम नेगेटिव में सोच रहे हैं अभी ना, क्योंकि आपको नेगेटिव में ही बताना पड़ेगा ना। तो रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो जाएंगे, क्यों होंगे, आप पेमेंट ही नहीं, सॉरी, आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो। रिसीवेबल डेज इंक्रीज होने का क्या कारण है, आपका जो कलेक्शन मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है, आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो टाइमली। और क्या हो सकता है, जो कस्टमर है आपका, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो चुकी है, या रिसेशन है मार्केट में, वो दे नहीं पा रहे हैं हमें। ये रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिख लेना है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैं यहाँ पर। जैसे वीक
क्रेडिट कंट्रोल, वही मैंने बताया कि आपका कलेक्शन मैनेजमेंट सही नहीं है। कस्टमर डिलेइंग द पेमेंट, ऑब्वियसली बात है, कस्टमर डिले कर रहा है, हम मांगने जा रहे हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहा क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। नेक्स्ट है पेबल डेज इंक्रीज। अब पेबल डेज इंक्रीज क्यों हो सकते हैं बताओ? हम डिले कर रहे हैं पेमेंट करने में, और ये डिले क्यों हो रहा है? डिले हो रहा है कि हमारे पास कैश ही नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया हमारे पास, या हमारे जो पेबल्स अकाउंट रिसीवेबल डेज है वो इंक्रीज हो गए। अब हमारे रिसीवेबल से पैसा देंगे तभी तो हम आगे पे कर पाएंगे ना, तो उन्होंने डिले कर दिया, इस वजह से हम दे नहीं पा रहे आगे। और क्या हो सकता है? हमारी बार्गेनिंग पावर अच्छी है, हमने क्रेडिटर यानी कि सप्लायर जो है उनसे ज़्यादा पीरियड ले रखा है, तो ये भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है कि हम डिले पेमेंट कर रहे हैं। और ये डिले पेमेंट हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं है, ये हमारे बार्गेनिंग की पावर की वजह से है कि हम बार्गेनिंग अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको अच्छा मैनेजमेंट बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है एफिशिएंसी के बाद? लिक्विडिटी रेशोज, करंट रेशोज डिक्रीज हो रहा है, तो करंट रेशो डिक्रीज क्यों होगा? कैश शॉर्टेज, हाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग बहुत ज़्यादा लेते हो तो आपको रीपेमेंट भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है उसका। और इन्वेंट्री बिल्डअप, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आपके इंक्रीज क्यों हो रही चीजें। गियरिंग रेशो इंक्रीज, गियरिंग रेशो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों हो सकता है? आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डेट ले लिया है इन कंपेयर टू इक्विटी। आप एक्सपांशन कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो तो एक्सपांशन के लिए आपने बोरोइंग करी है। अब बोरोइंग करी है, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? गियरिंग रेशो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, हाई रिस्क वाला मॉडल है ये। जब भी आप बोरिंग ज़्यादा लेते हो ना, गियरिंग रेशो आपका बढ़ता है, तो आप हाई रिस्क पर हो, हाई रिस्क पर बिजनेस कर रहे हो। क्यों हाई रिस्क पे कर रहे हो? क्योंकि आपको देखो अब ईएमआई देना पड़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है ना। तो ईएमआई के बर्डन की वजह से आपका बिजनेस ही रिस्क पर आ गया है। इसलिए बोलते हैं कि अ, हमें बैलेंस बनाना होता है इक्विटी में और बोरिंग में। तो ये पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने डिस्कस करी आपके साथ। चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे के 8-10 क्वेश्चन है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां पर अप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।